हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो केमिकल काइनेटिक्स के पहले दो पार्ट्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया था रेट लॉ के बारे में, रेट एक्सप्रेशंस के बारे में। हमने पढ़ा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसके साथ रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमने जनरली बात किया जो हमारे एग्जाम में आते हैं। हम क्वेश्चंस अच्छे से और डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट ऑफ द वीडियोस में। अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कांसेप्ट एज वेल एज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स है। रेट लॉ के बारे में आप सभी ने तो पढ़ लिया है। अब वक्त आ गया है कि हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉस के बारे में, क्योंकि इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ के फॉर्म से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्चुअली कलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉस के द्वारा हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम के बारे में, और सिर्फ हाफ लाइफ ही नहीं, ऐसे पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे जहां पे एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक प्रोसीड कर चुका है, और उस पर्टिकुलर टाइम को हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक जो बेसिकली जे मेंस और नीट का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वो है रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चंस। बेसिकली आपको केमिकल काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस तो देखने जरूर मिलेगा, लेकिन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर में भी मिलेगा, प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस को आप बेसिक केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बेसिकली हो सकता है विद सम एग्जांपल्स। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले बात करना रेट लॉस के बारे में जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आता है। तो इसके पहले वीडियोस में हमने बात किया था रेट लॉस के बारे में। हमने देखा था कि हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर रेट लॉस को लिख रहे थे, राइट? इफ यू रिमेंबर वी टोल्ड द कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आता है, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ज्यादा भी हुआ तो जो सम ऑफ द पावर्स that are being given, which is the powers of the concentration terms, that it gives you actually the order. For example, मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है A goes to product, ठीक है? A goes to P, suppose A is the reactant, और मैं मान के चल रहा हूं कि order is equal to 0। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि if you have to find out the order of a reaction, you cannot simply tell by looking at the reaction, right? Molecularity you can tell, but in case of an elementary reaction, when you will be able to say the molecularity reaction based on the number of reactants, and then in that case you know that the order also equals to molecularity. But right now I just have a general example, A goes to product, and order can only be experimentally determined. तो मैं बस कंसीडर कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 0 है, ठीक है? तो अभी इसके साथ हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेस जो रेट लॉ है वो इस फॉर्म में आएगा, राइट? रेट इक्वल्स टू K, K is the rate constant, A is the concentration of this term is representing the concentration of the reactant A, which is raised to the power 0, ठीक है? तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो दो चीजें हमने पढ़ा था रेट एक्सप्रेशन में और रेट लॉ में, उन दोनों को यूनाइट कर, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो वी स्टडीड दैट रेट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस फॉर्म, में सिर्फ R को रिप्लेस कर रहा हूं राइटिंग द इंस्टेंटेनियस फॉर्म। इफ you remember this was the minus sign was there because the concentration of the reactant was decreasing, if you remember। तो इस चीज को अगर हम रिप्लेस करते हैं then we get something like this, okay? मिल गया? तो ये तो जनरल स्कीम है। फॉर ऑर्डर 1 भी हम यहाँ पे पावर 1 कर सकते हैं, ऑर्डर 2 के लिए पावर 2 कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट वी जनरली वी कैन ऑब्जर्व। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल टर्म आ रहा है। इफ यू रिमेंबर व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है? डिफरेंशियल टर्म होता है, ठीक है? यू माइट हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स। तो ये जो इक्वेशन है इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या फिर डिफरेंशियल रेट लॉ भी आप कह सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंशियल रेट लॉ, तो इसमें क्या कुछ ज्यादा हमने किया नहीं है, बस सिंपली हमने जो हमारा रेट का टर्म है उसको हमने इंस्टेंटेनियस रेट में लिख लिया। सो दिस इज गिविंग यू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। नाउ डिफरेंशियल रेट लॉ से हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे आएंगे, ठीक है? बिकॉज यू नो दैट इंटीग्रेटेड फॉर्म बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है, हम अगर उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब हम पूरे प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं ना, समेशन को कंसीडर कर रहे हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग हम कंसीडर कर रहे हैं। इफ यू हैव स्टडीड इन योर फिजिक्स और मैथमेटिक्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टेकिंग दिस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट लॉ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एज अ होल पूरे प्रोसेस को स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम जब कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के टर्म्स में अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम या एवरी पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन हमारा
इक्वेशन हमारा रिएक्शन कैसे बिहेव कर रहा है उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल कि हम क्यों इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट यूज कर रहे हैं या व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बेसिकली फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट तुम्हें आप सबको क्या करना है, आप सबको इंटीग्रेटेड रेट लॉस के बारे में जानना है, व्हाट इज द फॉर्म, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉस से हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बहुत सारे सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल उसको यूज करके आप ऐसे पर्टिकुलर ग्राफ्स बना सकते हैं जिसको देख के ही आप बता पाएंगे कि एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। आप वहां से हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा, तो वी विल कम टू दैट। तो एक डेरिवेशन में आपको दिखा देता हूं, वेरी सिंपल। आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म है। फॉर एग्जांपल लेट मी कंसीडर, मैं ये जो dt वाला टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले चलता हूं, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। अभी ये चीज जो है a to the power 0, इट हैज नो मीनिंग, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम 1, यानी सपोज मल्टीप्लाई बाय 1 तो कुछ नहीं बचा, k dt ही बचेगा। सो एक काम करते हैं, इस माइनस को भी इस तरफ लेके जाते हैं, हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट। नाउ ये आपका जो डिफरेंशियल टर्म है, मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। ओके, आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे जो k वाला टर्म है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर रेट कांस्टेंट, एंड यू नो रेट कांस्टेंट अपने नाम पे ही कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये वाला जो टर्म है इसे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बाहर लिख सकते हैं। सो आई विल जस्ट रब इट हियर एंड मैं माइनस k को यहां लिख रहा हूं, ठीक है। So what you are getting is this is the expression. Now, अच्छा, अब अगर लिमिट्स के बारे में जब बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि रिएक्शन का स्टार्ट और रिएक्शन का एंड, इन दोनों केसेस को लेकर हम क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम को, पूरा जो उसका रूट है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो वी गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन साइन को हम हटाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फाइनाइट उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी हम उसको लिमिट कंसीडर नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो आप लिमिट से भी डेरिवेशन कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर टू गो विद द एनसीईआरटी रूल, लेकिन ऑब्वियसली आप लिमिट भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, x, दैट इज ये आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के तो पहले से आपके पास था। या आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा, एंड वी नो द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस t, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अभी वी हैव ऑलमोस्ट गॉट द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, लेकिन ये जो c टर्म है, इस c टर्म को हमें निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ वी कैन नॉट हैव दिस कांस्टेंट। सो यू ऑल नो दैट हाउ टू डू दैट। फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर अपर लिमिट, लोअर लिमिट केसेस। तो अब हम बात करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट केसेस के लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि ये सबसे लोअर लिमिट है, यानी कि रिएक्शन शुरू है। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड कि ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट का जो रूट है उसको हम एज अ होल समराइज कर रहे हैं, है ना, उसको समेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, t इक्वल टू 0, है ना, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, लेट्स कंसीडर t इक्वल टू t, कोई भी आप वैल्यू पकड़ लीजिए आप, t को सपोज वो फाइनल टाइम इज t, लेट्स कंसीडर दैट, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो क्या होगा, इस रिएक्शन को देखिए, यहां पे मैंने अगर t के जगह में 0 पुट कर दिया, देन दिस एंटायर प्लेस दिस विल कम 0, एंड ये क्या होगा, आपका c होगा, है ना, ये होगा, राइट। एंड एट t इक्वल टू t अगर मैं बैठाऊं तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो आई एम नॉट कंसीडरिंग इट राइट नाउ, ठीक है। मुझे बस चाहिए था कि मुझे c को हटाना है, एंड उसके लिए मैंने क्या किया, आपका ये जो फॉर्मूला में आ गया मेरा, जो कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू माइनस kT प्लस c, वहां पे मुझे c का वैल्यू मिल गया। लेकिन एक और बात है, जो ये है दिस इज दिस, ये चीज एट t इक्वल टू 0 हम एक और चीज लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं जो A लिख रहा हूं उसको मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कंसीडर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि देखिए t जब 0 होता है तब हमेशा क्या होता है, A इक्वल्स टू A0 होता है। इज दिस क्लियर? t इक्वल टू 0 जब होता है तो A इक्वल टू A0 होता है, हमेशा होता है स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब अभी ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, आई विल गेट दिस, इज इट फाइन, वी विल गेट दिस वैल्यू। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूं, अपने इस पार्ट में मैं ये लिख सकता हूं कि सब कुछ सेम है, माइनस kT प्लस A0. I have just replaced A with A0, and the equation that now you are getting this here below, this is your integrated rate law,
ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सो बेसिकली वी आर जस्ट डन नथिंग, जस्ट सिंपली मैथमेटिक्स है, जब इंटीग्रेशन है। हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था जो हमारा जनरल रेट लॉ है, वहां हमने रिप्लेस करके डिफरेंशियल रेट लॉ निकाला है। उसके बाद फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट शिफ्टिंग द टर्म्स हियर एंड देयर, कांस्टेंट निकाला, कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया एंड यू गॉट द आंसर। इसे आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा दी कि स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में यहाँ पे a नॉट करता हूं और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ a करता हूं। टाइम स्टार्टिंग में 0 था, बाद में t था, तो क्या होगा यहाँ पे आपको यही मिलता है a माइनस a नॉट इक्वल टू k t माइनस 0। t माइनस 0 आता तो माइनस के टी बचता है ना, और यहाँ पे ये प्लस टी तो आता नहीं क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन विद लिमिट्स ले लेते हैं, है ना। और ये जो a माइनस a नॉट था, माइनस a नॉट को आप यहाँ भेज देंगे तो प्लस a नॉट आ जाएगा। सो दैट वे आल्सो यू कैन डू, बट आई जस्ट ट्राई टू डू दिस बिकॉज़ एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ था। आल्सो बाकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें भी आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है सिंपलीफिकेशन में, इसलिए दिस इज एक्चुअली मोर कन्वीनियंट वे, बट इट्स ऑलवेज अप टू यू इन व्हिच वे यू वांट टू डू। So I showed the derivation for the rate law, integrated rate law, that is for the order equal to 0. Now in the similar grounds, if you start from k equals to r, so I just showed you the derivation for the integrated rate law of order equal to 0. On the similar grounds, if you start from r equals to k into a, that is for order 1, if you take it that way, a to the power 1, then what you will get this expression. Okay, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। एक स्टेप आपको आएगा जहां पे आपको लिखना होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ a dA, यानी dA by a। तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स में आपको पता है व्हाट इज द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dA by a इक्वल्स टू ln of a, यानी लॉगरिथम टू द बेस e इन लाइक ऑफ a, ठीक है, ये वाला। तो उसी हिसाब से अगर आप करेंगे सेम वे, आप कांस्टेंट लेके भी कर सकते हैं, लिमिट लगा के भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट की जरूरत भी नहीं होती, स्टार्टिंग पॉइंट करने से भी होता है। एंडिंग पॉइंट आप इनको ये टर्म से लिखिए, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अप्लाई करना डायरेक्शन ऑर्डर टू आल्सो वेरी सिमिलर, वी हैव टू टेक इट a to the power square। नाउ थिंग इज कभी-कभी क्या होता है, बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन आपको तब मिलेगा जब आप इसको ये वाला फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्म में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो दो रिएक्टेंस जिसके और 1 1, लेकिन अभी इसका भी तो ऑर्डर 2 ही होगा, राइट, 1 + 1 2 होगा, तो इसका फॉर्म थोड़ा अलग होता है। ओके, दैट वन यू कैन चेक योरसेल्फ, द डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज दैट टू कांस्टेंट्स विल कम, ओके, सॉरी, टू क्वांटिटीज विल कम एंड देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन अकॉर्डिंगली। अब जैसे मैं बता रहा था कि वी विल try to find out some additional information from the integrated rate law। integrated rate law से कुछ और इंफॉर्मेशन ट्राई करेंगे जानने के लिए। अब क्या है, देखिए, आप अगर ऑब्जर्व करें क्लियरली, तो अगर मैं चाहूं कि मेरा जो रिएक्शन चल रहा है उसको मैं ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं, किस बेसिस पे मैं जानना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किस बेसिस में बिहेव कर रहा है, ठीक है। इफ आई वांट टू नो दैट हाउ विल आई डू, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, सबसे पहली बात, इस इक्वेशन से हमको किस फॉर्म की याद आ रहा है, वी हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, है ना, कि एक इक्वेशन को जब हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म होता है, पैराबोला का डिफरेंट फॉर्म होता है ना, जैसे हाइपरबोला का डिफरेंट फॉर्म होता है। सो ऑल दीस थिंग्स आर देयर। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व यू कैन सी, if I consider this as y, if I consider this as x, तो ये क्या फॉर्म में आ रहा है, देखिए, y equal to mx plus c। We have seen in mathematics that y equal to mx plus c is the form of a linear equation when we are plotting x versus y, x axis में x और y versus y axis में y को प्लॉट करने के बाद जो अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में बिहेव करे तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। ओके, पासिंग थ्रू का भी एक और बात है, यहाँ पे और चीजें आएंगी, जैसे जो m होता है दैट इज आवर स्लोप और c जो होता है इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस पे इस वैल्यू पे वो कट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। अभी अगर मैंने प्लॉट किया x एक्सिस में टाइम को और y एक्सिस में मैंने प्लॉट किया कंसंट्रेशन ऑफ a को, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था सबसे पहले कि मैं चाहता हूं आई वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ माय कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे टाइम जा रहा है हाउ इट इज बिहेविंग, आई वांट टू सी दैट। सो हाउ यू विल
Understand? You will easily understand from the graph, right? So it's a straight line. Yes, it's a straight line with the slope m and it's passing through the origin. Sorry, it's not passing through the origin. It is passing through C on the y-axis because y-intercept C है. तो मैं इस तरीके से अपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट? यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जहां पे यहाँ पे जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? यहाँ पे जो स्लोप था वो m था, एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ m? -k, राइट? अब बात है इंपॉर्टेंट चीज, देखिए स्लोप माइनस नहीं, प्लस के नहीं, माइनस के है, राइट? स्लोप इज माइनस के, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट द वे द लाइन शुड बिहेव। आपने पहले देखा कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू C, ठीक है? दिस इज C, so you involuntarily you thought that this is going to behave in this way, लेकिन स्लोप के इंफॉर्मेशन से आपको पता चला बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन अल्टीमेटली द स्लोप इज नेगेटिव, और स्लोप जब नेगेटिव होता है तो किस तरफ जाता है? We will not be able to draw it in this format. So what the equation will look like actually? Very simple. It's pretty simple. It will just be a negative slope. For example, मैं ऐसे बता रहा हूँ. Okay, and this is suppose this is the value of c, and यहाँ पे जो slope है हमारा वो होगा -k. ठीक है? तो आपको दो चीजें देखनी है. Whenever you are asked to plot a graph, you have to see the intercept and you have to see the slope. Intercept देख लिया and slope भी हमने देख लिया. अभी C जो है वो C क्या है? Concentration of A naught ultimately, right? So this will be your concentration of A naught. यानी कि मैं अगर यहाँ पे इसको मार्क करने की कोशिश करूँ, this is actually the A naught point. यानी कि जो concentration of A है, ये जो concentration of A है ना, at this point we are actually at the initial concentration. और इस initial concentration से देखिए जैसे जैसे टाइम जा रहा है, what is happening? The concentration of reaction is decreased. So ये differential rate law में जो हमने पढ़ा था वो भी satisfy कर रहा है, प्लस जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इस कर्व का हमने देखा, दैट इज इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ इफ यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ फॉर t and a in case of first order reaction, you will never get a straight line. Why? Because यहाँ पे जो straight line property की तरफ वो बिहेव नहीं कर रहा है. अगर आप इस इक्वेशन को और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके यहाँ पे आप a और यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे a और यहाँ पे t को प्लॉट करने की कोशिश करें, you will get something very different. Okay, so that is not our concern at this particular point of time. This 11th and 12th standard के लिए we no need to bother how this curve is actually behaving for a and t. Okay, I don't think इसमें से questions कभी आता है, but what we need is we need to see the behavior of the first order reaction with a different kind of coordinate. ठीक है, तो मैं फिर से एक और ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं. इस बार भी मैं यहाँ पे t को प्लॉट कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं ln a. ठीक है, because I have this equation, so I can see that again this equation is behaving in this format only y m x और c सिमिलर है. यानी कि इस बार ऑर्डर 1 के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो y = mx + c में तब बिहेव कर रहा है जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ln a रखते हैं, और यानी कि जो y कोऑर्डिनेट की जगह ln a रखते हैं और x कोऑर्डिनेट की जगह t रखते हैं, तब बिहेव करता है. इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा. ये इंटरसेप्ट आपका आएगा, क्या आएगा? c, दैट इज योर ln a naught, और इसका स्लोप क्या आएगा आपको? इस बार भी आपको स्लोप यहाँ पे -a ही मिलेगा. ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है. रिमेंबर दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन the graph is a straight line when the coordinates are ln a and t. That is, this is an ln a versus t graph. For zero order reaction, when it is a straight line, it is when we are plotting a versus t. ठीक है, ये देखना है. तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं. Again, you see, if I am trying to plot this, it's very simple now. यहाँ पे t है, यहाँ पे इस बार 1/a आया, तो इस बार क्या होगा? देख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप है ना, ये सेम y = mx + c फॉर्मेट में, तो ये पॉजिटिव स्लोप आएगा. ये वाला वैल्यू क्या है आपका इस बार? 1/a naught, और स्लोप क्या है इस बार भी? -k. ठीक है, दिस इज वेरी सॉरी, स्लोप इज प्लस के दिस टाइम, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है. सो दिस इज इट. अब ये हमने क्यों पढ़ा? व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अगर आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया कि देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और देयर इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड सपोज आपको ग्राफ प्लॉट करके दिया हो, कि विल कम टू अ क्वेश्चन. अगर आपको ग्राफ प्लॉट, यही पे चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन भी. सपोज आपको कोई भी मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उस ग्राफ को आपको the graph is given and you are told suppose there is a first order reaction. So there is a first order reaction in the question, and they have said that the ln a versus t graph has a slope equal to something 2.303. ठीक है,
फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एलएन वर्सेस ग्राफ टी का ग्राफ दिया हुआ है एंड आपको बोला है कि इसका स्लोप 2.303 है। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, तो आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि इस स्लोप से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इस स्लोप से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप इक्वल टू माइनस के, यू नो दैट राइट। तो स्लोप इक्वल टू माइनस के होता है और इस स्लोप से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप 2.303 इक्वल टू माइनस k हुआ तो k का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2.303 होगा राइट। ठीक है, विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हिंट कि किस तरीके से ग्राफ यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ये वाला ग्राफ दे दिया, आपको बोला कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देन यू कैन ऑब्वियसली रिमेंबर द इंटीग्रेटेड रेट लॉस एंड यू कैन जस्ट सी कि वो किस फॉर्मेट में बैठ रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस बहुत अलग-अलग तरीके से आते हैं राइट, एंड वी नो दैट इन जेडब्ल्यू मेंस हो या फिर नीट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप डेरिवेशन करें या फिर कुछ भी वैल्यू आप निकालें। तो कभी-कभी हम कुछ ट्रिक्स को यूज करते हैं जिससे हमें याद रहे कि ओके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम अपने इक्वेशन के इस फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे आपने देखा राइट कि एक ही इक्वेशन को कितने अलग-अलग फॉर्म में लिख सकते हैं राइट। तो आप एक चीज और याद रखिएगा, इस वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, दिस इज आल्सो वाइडली यूज्ड, लेकिन इसके बाद एक और फॉर्म आता है। इस सिंपली अगर हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग फॉर्म लिख सकते हैं। अभी सपोज तो मान लो मैंने ln a जो यहाँ पे है इसको माइनस ln a नॉट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने सपोज इसको ऐसे लिख लिया माइनस kt। अभी वी नो द लॉगरिथम में क्या होता है, ln a by a नॉट राइट, यू नो दिस, आई होप सो यू नो दिस। ठीक है, ये हो गया। अभी वी नो दिस का अनदर फॉर्म आ गया है ना। अभी आप सोचिए, देखो जब भी हम एक इक्वेशन बनाते हैं ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप खुद ब खुद सोचते रहिए। अगर ये वाला इक्वेशन आपको ग्राफ में प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें ये तो t रहेगा, ये क्या बनेगा, ये पार्ट बन जाएगा ln a by a नॉट। तब हमारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, इसका क्या होगा माइनस kt, इसका कोई ये नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा, मतलब वो इस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, सो वी डोंट नीड टू गो टू दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अभी ln को जब हम, आपको पता है कि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना होता है। ये अभी log हो गया, यानी बेस 10 हो गया, पहले बेस क्या था, e था। ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला एक फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको इसी इक्वेशन को थोड़ा इधर-उधर हम लोग शफल किया, इधर-उधर टर्म्स को लाया, तो फाइनली वी गेट एन एक्सप्रेशन k इक्वल्स टू क्या होगा, 2.303 बाय t log ऑफ ठीक है। ये माइनस क्यों चला गया, बिकॉज मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, और फिर यहाँ पे मैंने t को भेज दिया। सो फाइनली गेट एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आप याद कर लेना, क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी-कभी आते हैं ना, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द टाइम और कंसंट्रेशन, कुछ भी। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको बहुत काम आता है। ठीक है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यूज फ्रॉम दिस। अगेन वन मोर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज देयर, सब कुछ सेम है, k यहाँ पे है, 2.303 यहाँ पे है, बाय t भी यहाँ पे है, log यहाँ पे है। क्या करते हैं कभी-कभी, देखो कभी-कभी क्या बोलते हैं ना, रिएक्शन में सपोज इतना अमाउंट हैज ऑलरेडी रिएक्टेड, दिस परसेंट हैज ऑलरेडी रिएक्टेड, समथिंग लाइक दैट। तो उस फॉर्म में अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को a मानता हूं, ठीक है, a नॉट को मैंने a माना, इनिशियल कंसंट्रेशन इज a एंड द अमाउंट दैट हैज रिएक्टेड। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है द इनिशियल कंसंट्रेशन समथिंग एंड अमाउंट दैट हैज रिएक्टेड, जो ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है, उसको अगर वो x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन जो को बोल दिया, और x क्या होगा द अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी रिएक्टेड। क्वेश्चन में आपको वो स्टेटमेंट जब मेंशन करेंगे तो हम क्या करेंगे पता है, ये वाला फॉर्म लिखेंगे। Is it understandable? A initial concentration है, x is the amount that has reacted, और a minus x is the amount that is reacted, that is b। कभी-कभी बहुत केसेस में ये गलती होता है कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द अमाउंट दैट हैज रिएक्टेड, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, द अमाउंट दैट हैज रिएक्टेड को एक जगह पुट करते हैं। नहीं करना है, अमाउंट दैट हैज रिएक्टेड वो चला गया है, मतलब आपके पास अगर 100 था और बोला है कि 20 हैज रिएक्टेड, तो a क्या होगा, a तो 80 होगा ना। a क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t है ना, कंसंट्रेशन एट टाइम t बोला गया है। तो अगर कंसंट्रेशन एट टाइम t आपका a होता है, तो अगर 100 में से 20 रिएक्शन करेगा तो 80 बचा, 80 बचा, तो a 80 होगा। और उसको सिंपलीफाई करने के लिए अगर आप इस फॉर्म को याद करेंगे तो इज बेटर, है ना। तो क्योंकि ये a क्या होगा 100 होगा, x क्या होगा आपका 20 होगा, तो आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कभी-कभी बोलते हैं कि 20% हैज रिएक्टेड, तो 20% बोलो तो x क्या होगा, 20% तो ये होगा, x के जगह में क्या लिखेंगे 20%, यानी 20 by 100 होगा। वी विल कम टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेटमेंट देखकर हम गलतियां करते हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी काइनेटिक्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चन इसी पे आएगा। इवन जो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के, उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना।